हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अप्रैल मंथ की मैगज़ीन पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस को कंप्लीट करा रहा हूँ। ये तीसरी क्लास है इकोनॉमिक्स की, जिसमें मैं लास्ट वाले आर्टिकल से शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सुर्खियों में क्यों रहा है कि 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है रिकॉर्ड संख्या में 4 करोड़ से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए। इस योजना के तहत 2022-23 में 3.15 करोड़ यानी 3 करोड़ 15 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 23-24 में इसमें 27% की ग्रोथ देखी गई है। किसमें ग्रोथ देखी गई है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने उसके लाभ हेतु रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इसमें अन्य तथ्य यह निकल कर सामने आए हैं इस योजना में कि जो दावे हैं, क्लेम्स, जो दावे करते हैं लोग, जैसे कि जो किसान है वो अगर अपनी फसल की नुकसान होता है तो वो बीमा के लिए दावा करता है, उसी दावे की बात की जा रही है। तो 2016 से 2023 तक किसानों को प्रत्येक 100 रुपये का जो भुगतान उन्होंने प्रीमियम का किया है बीमा में, उसके बदले दावे के रूप में उन्हें लगभग 500 रुपये का भुगतान किया गया, यानी कि 5 गुना जो है ये दावे जो है वो बढ़ा करके दिए गए। तो ऐसे में इसके बाद क्लेम्स रिसिप्टेंट की बात हो रही है, यानी दावा प्राप्तकर्ता की बात की जा रही है। तो योजना के कार्यान्वयन में पिछले 8 वर्षों में 23.22 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदकों के दावे मंजूर किए गए हैं। ये यहाँ पे बातें की गई हैं। अब बात आती है ना कि जो ये योजना है तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कि सवाल पूछ कहाँ से सकता है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ना न्यूज़ में सुर्खियों में क्यों रहा है, इसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ें मेंस के लिए हो सकती हैं, पर आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूछ सकते, यूपीएससी में यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है ये। तो इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था कि बुआई के पहले से लेकर के और कटाई के बाद तक की अवधि तक, यानी कि मान लो कि खेत है, ये खेत है, यहाँ पे आपने बुआई किया और ये कटाई है, ठीक है, और ये बुआई है। अब यहाँ पे जान लो कि आप इसके पहले से लेकर, यानी खेत को तैयार किया गया और कटाई के बाद तक, वहाँ तक की जो अवधि होगी, अगर उसमें कोई फसल का नुकसान होता है, ठीक है, तो इसी फसल की सुरक्षा हेतु ये बीमा कराए जाते हैं और यही जो है जोखिम पे ये बीमा कवरेज मिलता है। इसी प्रकार के जोखिम, अब कौन से जोखिम हो सकते हैं? तो मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, या फिर जो है कोई मान लो पशु चर गए, कीट हमले हो गए, बीमारी हो गई, तमाम सी चीज़ें हो गई ना, फसल को नुकसान हो गया। तो इसी फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को क्या है, बीमा कवरेज मिलेगा और फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा। वही जो दावे 100 रुपये का प्रीमियम भुगतान तो वहाँ 500 किए गए, ये जो डेटा है वही डेटा है। अब इससे होता क्या है कि ये जो किसानों की एक निरंतर आय को सुनिश्चित करने का ये जरिया, ताकि कृषि कार्य जारी रख सकें और साथ साथ जो है किसानों को एक इनोवेटिव और मॉडर्न कृषि टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की यहाँ पे बातें होती हैं। जो यह योजना है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स है और डिमांड आधारित योजना है। डिमांड आधारित यानी कि इसमें जो जितना डिमांड होगा उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होंगी और राज्यों के साथ किसानों के लिए स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। इस बात को ध्यान देना। ये सवाल पूछ सकता है प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट बना सकता है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यह राज्यों के साथ किसानों के लिए अनिवार्य है, या किसानों के लिए अनिवार्य है, या राज्यों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि नहीं, किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं, ये स्वैच्छिक है, ठीक है। अब आती है कि क्रियान्वयन एजेंसी कौन कौन सी इसमें है। तो क्रियान्वयन एजेंसी में इस पर ज़्यादा सवाल नहीं बन सकता, पर आप जान लो, एक बार बस पढ़ लो। कृषि सहयोग किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य, ये 3 जो है इसके एजेंसीज में आते हैं। अब आता है कि बटाईदार और काश्तकार किसान दोनों जो है सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? तो खाद्य फसलें हैं, तिलहन है, यानी अवार्षिक बागवानी या वाणिज्यिक जो फसलें होती हैं वो होती हैं। प्रीमियम का भुगतान क्या होता है कि जो बीमित राशि है प्रीमियम का भुगतान उसके परसेंटेज के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि जो बीमांकित प्रीमियम रेट होगा उसी के दर पे, यानी कि क्या प्रीमियम रेट है, तो खरीफ फसलों की जो है बीमित राशि का 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% की यहाँ पे बातें की गई है। अब आता है कि कम से कम यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि जो बीमा कंपनियों है उसके द्वारा जो एकीकृत जो सकल प्रीमियम है उसका कम से कम 0.5% का उपयोग कहाँ पे होगा, एजुकेशन में,
आईईसी मतलब एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया और कम्युनिकेशन, आईईसी गतिविधियों में करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बातें की गई हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल व्यापक तरीके पे होना चाहिए और राज्यों के अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जोखिम कवरेज चुनने की भी स्वतंत्रता है। मेंस में सवाल बन सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो ये सवाल मेंस में प्योरली बन सकता है, इसमें कोई नो डाउट है। तो या फिर आप किसी और किसान संबंधित जो सवाल GS 3 में बनते हैं, ठीक है, उसमें आप जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो चैलेंजेस हैं ना, उसको आप कमियों के रूप में उसको दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रीमियम सब्सिडी की हाई जो लागत है वो भी चीज़ दिक्कत है। क्या दिक्कत है, पहले कि जो प्रीमियम की अपेक्षा दावे अधिक हो गए हैं कई राज्यों में। अब जितना प्रीमियम जो किसान भुगतान करते हैं उससे अधिक दावे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कृषि बजट का एक बड़ा हिस्सा क्या हो रहा है कि प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान के लिए खर्च हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो कृषि में नवाचार हो गया या फिर उसमें होता है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो नहीं हो पाता है। गैर भागीदार किसानों से प्रीमियम की कटौती यहाँ पे हो जाती है। कई बार होता क्या है कि फसल बीमा योजना से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसके बारे में किसानों की जागरूकता कमी होती है। तो ऐसे में अक्सर जो होता है कि बैंकों से अनजाने में उनके जो खाते उससे राशि कट जाती है। फसल उपज का अनुमान लगाने में समस्या होती है। कई बार क्या होता है कि जो आंकड़े हैं उसकी विश्वसनीयता पर विवाद होता है। योजना का जो इफेक्टिव जो कार्यान्वयन है वो भी एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है योजना का। दावों के निपटान में देरी होती है। कई बार क्या होता है कि राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी जारी करने में देरी होती है, या फिर बीमा कंपनी और राज्यों के बीच में जो उपज हो रहा है उसकी आंकड़े संबंधित विवाद हैं। ठीक, किसानों के खाते का विवरण न मिलना भी दिक्कत है। डिफ़ॉल्ट करने वाली बीमा कंपनियां क्या होती हैं कि कई बार जो है प्रोसीजरल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो भी जितनी प्रक्रियात्मक जटिलताएं होंगी वो डिफ़ॉल्ट करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने में देरी करती हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो फसल की जो क्षति होती है ना, फसल की जो नुकसान होगा उसका हम असेसमेंट करने में, आकलन करने में कठिनाइयाँ होती हैं। कई बार क्या होता है कि डेटा की अनुपलब्धता होती है या फिर झूठे दावे हो सकते हैं। बेईमान व्यक्ति मतलब होता है ना कि आप किसी भी प्रकार से क्लेम कर दो, अब उस क्लेम पे जो है वो उसका विश्वसनीयता, उस पर डेटा की उपलब्धता या फिर वो वास्तविकता है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती बन करके ये सामने आया है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है कि हम आगे की राह के रूप में क्या करें, तो समय पे जो है प्रीमियम सब्सिडी जारी करना एक बहुत बड़ा उपाय हो सकता है। यानी कि जो है सख्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाए, और इसके अलावा जो है जो सभी वित्तीय लेन देन हो, सब्सिडी हो या क्लेम हो, सभी कहाँ पे हो, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से किया जाए। जिले की प्रत्येक तहसील में जो बीमा कंपनियां उसकी उपस्थिति हो, ताकि जो रियल टाइम की जो डेटा है उसका भी ना पता चल सके, और वास्तविकता ये क्लेम रियल है या फेक है उसके बारे में पता चल सके। और साथ साथ बीमा कंपनियां जो हैं अगर हर तहसील में होंगी तो किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी कि ताकि वो मतलब धोखाधड़ी ना कर पाएँ बीमा कंपनियां, या फिर जो है क्लेम को रिजेक्ट कर दें, तो वहाँ पर जाकर अपनी शिकायतों का निवारण भी कर सकते हैं। कंपनियों को जुर्माना हो, जैसे डिफ़ाल्टर जो कंपनियां हैं उनके लिए जुर्माने का भी प्रावधान होना चाहिए। स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना है, एक बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें क्या होगा कि आप देखो कि जो सभी राज्य है ना वो तकनीक की मदद, जैसे कि उपग्रह की मदद से डेटा को एकत्रित करना, ड्रोन का इस्तेमाल करना, इन सारी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करके स्मार्ट सैम्पलिंग तकनीकों को हम ला सकते हैं। यहाँ पे CSR की बात की जा रही है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि बीमा कंपनियां जो लाभ कमा रही हैं उसका एक हिस्सा उन जिलों में CSR के लिए खर्च करें जहाँ पे वो अधिक लाभ कमाई हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को काफ़ी इफेक्टिव बनाया जा सकता है और काफ़ी जो है वो प्रभावी तरीके से कार्य कर सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक बात और आती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुछ प्रमुख पहल की गई। पहला है DG क्लेम। इसका DG क्लेम जो है इसके तहत क्या था कि सभी जो दावे होंगे उसका सेटलमेंट होगा वो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, DG क्लेम। दूसरा है क्रॉपिक। इसमें रियल टाइम में जो अवलोकन होगा, असेसमेंट होगा और फसलों की फ़ोटो का संग्रह होता है क्रॉपिक में। विंड्स पोर्टल है, यस टेक मैनुअल है, एड सहायक है जिसे घर पर बैठे ऐप के माध्यम से घर बैठे फसल बीमा की बात की जाती है यहाँ पे। इसी तरह से फसल है, इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन निगरानी प्रणाली है, इसरो का जियो प्लेटफॉर्म भुवन है, वृक्षारोपण है, कीट निगरानी है, मौसम संबंधी डेटा, ये सब सभी चीज़ें देती हैं। तो ये जो पूरा है इसी के तहत प्रमुख पहले की गई हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की गई हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है IRDA के बारे में पढ़ना है हमें। IRDA के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले भी पढ़ाया है।
तो सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में इरडाई ने यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ को मनाया है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान देना इसमें कि बीमा सेक्टर में जो महत्वपूर्ण बदलाव लाने में इरडाई की भूमिका क्या है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो बीमा सेक्टर का विकास, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ना कि थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे इरडा की जब बात करते हैं हम लोग, तो भारतीय बीमा सेक्टर की भी बात होनी चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय बीमा सेक्टर ने इसमें बदलाव लाया है। तो जो भारतीय बीमा सेक्टर है ना, उसको निजी निवेश के लिए 1999 में उसको खोला गया। तब एक उसको क्या थी कि जब निजी निवेश के लिए खोला गया तो उसे एक रेगुलेटरी की आवश्यकता थी, एक विनियामक की आवश्यकता थी। तो इसी उद्देश्य से जो है इरडा की स्थापना की गई, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। और इसी बात 1999 में ही जो है एक इरडाई एक्ट आया, मैंने इरडा का एक्ट आया, और इसको जो है एक इसका मतलब इसका वैधानिकरण हुआ, और इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। तेलंगाना कैपिटल है। तो यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ दे तो कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगर भारतीय पूरी बीमा क्षेत्र को अगर देखें तो मेनली दो हिस्सों में बांटा, एक लाइफ इंश्योरेंस की बांटा जाता है, दूसरा जो बांटा जाता है वो आपका जनरल इंश्योरेंस के बारे में बांटा जाता है। तो इस तरह से भारतीय बीमा सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं वो डिवाइड है इसमें। तो जो बीमा सेक्टर है ना, उसमें किस प्रकार से इरडा ने जो है वो अपनी भूमिका निभाई है, इस पे बात हम लोग करने वाले हैं। तो इंश्योरेंस पेंट्रेशन की बात यहाँ पे होती है, बीमा पैठ यानी बीमा पहुँच की बात होती है। यानी बीमा पहुँच क्या होती है कि जो जीडीपी है, जीडीपी, उसकी तुलना में बीमा प्रीमियम का परसेंटेज कितना है, बीमा प्रीमियम का परसेंटेज कितना है जीडीपी की तुलना में, ये होता है बीमा पैठ। ये क्या होता है? बीमा पैठ। ठीक। तो 2001-2 में जो 2.71% थी वो बढ़ करके 4.2% हो गई है 2021-22 में। ठीक है। इसी तरह से इंश्योरेंस डेंसिटी की जब बात आती है तो वो क्या होता है कि बीमा प्रीमियम और जनसंख्या, उसके बीच का जो अनुपात होता है वो कहलाता है बीमा घनत्व, यानी कि इंश्योरेंस डेंसिटी। जो 2001-2 में वो क्या था? 11.5 अमेरिकी डॉलर था, वो बढ़ करके $91 हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है एक चीज़ और भी कि 2047 तक सभी के लिए बीमा, ये पहल किसकी है, ये प्रतिबद्धता किसकी है? तो इरडाई की प्रतिबद्धता, जिसमें बताता है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उचित लाइफ हो, हेल्थ हो, संपत्ति हो, इन सभी चीज़ों की परिकल्पना की गई है। ठीक है। अब इरडा भी जो है अपनी विनियामकी जो रेगुलेटरी भूमिका है उसका विस्तार भी कर रहा है। बाजार में जो कॉर्पोरेट, एजेंट, बैंक, इंश्योरेंस होता है उसके माध्यम से नए नए मध्यस्थों के रूप में कार्य करना शुरू किया गया है। KYC, पेपरलेस, इन सारी चीज़ों में भी परिवर्तन कर रहा है बीमा सेक्टर में इरडा जो है। अब थोड़ा सा इरडा के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, उसको देख लेते हैं। इसका गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे किया गया था। याद रखना इसको, मल्होत्रा समिति। 1999 बताया ना कि स्वायत्त निकाय में हुआ, फिर इसे वैधानिक निकाय कब बनाया गया? 2000 में। उसी इरडा एक्ट 1999 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि जो बीमा उद्योग है उसका त्वरित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसका विकास हो, वास्तविक दावों का जल्दी से निपटाना हो, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र हो, इन सभी चीज़ों की बात करता है। 3 स्तंभ है इसका: बीमा ग्राहक, बीमा कंपनी, बीमा वितरक। इस पर बात करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्ट ये भी है कि इरडा का जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 10 सदस्यीय निकाय होते हैं। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, तेलंगाना में पड़ता है। इरडा के द्वारा कुछ प्रमुख पहल शुरू की गई हैं। अभी हालिया में उसने जो क्या किया कि अपने जो नियमों है ना, जो देखो जितना नियम जटिल होंगे उतना ही प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक जो जटिलताएं हैं वो बढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि हमारी पूरी कार्यप्रणाली जो होती है ना, पूरी कार्यप्रणाली वो क्या होती है, प्रभावी तरीके से जो है वो हो नहीं पाती है और वो अप्रभावी हो जाती है। इसीलिए जो है विनियामकी प्रशासनिक में सुधार के संबंध में इरडा ने हाल ही में सुधार किए, और जो उसके 34 नियम थे उसने 6 नियम उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, 6 नियमों में। अब यहाँ पे बातें की गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको ध्यान देना एक सुधार ये भी हुआ है, विनियामकी सुधार हुआ है। ये इरडा ने कुछ पहल की है। बीमा सुगम की बात करता है ये, यानी बीमा पॉलिसी की खरीद, बिक्री, नवीनीकरण, इसके साथ जो है उसके दावों के निपटान के लिए एक ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस है, बीमा सुगम। ध्यान देना, बीमा सुगम जो है बीमा RDI के जो इरडा की जो बीमा ट्रिनिटी यानी बीमा का विस्तार हो, बीमा का वाहक हो, बीमा सुगम उसका एक हिस्सा है। सरल जीवन बीमा निगम, सरल जीवन बीमा है। यह क्या है? स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को या कम आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को क्या करता है? बुनियादी सुरक्षा देता है।
एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली भी बनाया है ताकि जो भी देश भर में एक शिकायतें आ रही हैं उसका एक केंद्रीय संग्रह हो और वहाँ पे उचित निपटान उसका हो सके। अखिल भारतीय सर्वेक्षण भी करा रहा है और बीमाकर्ताओं के बोर्ड के लिए जो है वो अनुमोदित नीति को अनिवार्य बनाता है सभी कंपनियों के। ऐसे में क्या है कि जो बीमा सेक्टर है ना वो लगातार समय के साथ क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए नूतन चीज़ें आ रही हैं। तो ईड़ा भी जो अपने नियमों को बेहतरीन बनाने की प्रयास कर रहा है ताकि जो है डिजिटल इंक्लूजन की बात हो सके, वित्तीय समावेशन की बात हो सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, नवाचार को प्रोत्साहित हो और बीमा सेक्टर में सतत विकास की भूमिका हो सके। तो ये चीज़ें हैं। इसमें बीमा सेक्टर के बारे में फरवरी मंथ में आया था, फरवरी मंथ की मैगजीन मैंने नहीं कराई है, उसके जगह पर मैंने PT 365 कराया था। PT 365 में ये चीज़ें दी हुई थी, मैंने इसको कराया हुआ है। अब आता है डी सील्स की बात होती है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। अभी आपने एक पढ़ा होगा बैंकों के सेक्टर में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बैंक होते हैं जो हमारी पूरी जो इकोनॉमी होती है ना, इकोनॉमी का पूरा जो बेस होता है ना उसी पर टिका होता है। जैसे अगर वो फेल हो जाए तो बैंकिंग सेक्टर क्या पूरा हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा हमारे कंट्री का। तो इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर की जब लिस्ट आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 3-4 बैंक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक है भारत में, इस तरह से ICICI भी है, तो PNB है। तो ये सब क्या है, ये बैंक ऐसे है ना कि ये महत्वपूर्ण बैंक है, इनको फेल अगर हो गए तो फिर पूरी अर्थव्यवस्था जो है हमारी ये कहीं ना कहीं ये कोलैप्स ही कर जाएगी, क्योंकि ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था का एक तरह से ऋण है। इसी तरह से डी सील्स क्या होते हैं, डी सील्स जो होते हैं ना, डी सीज बोलते हैं उसको, डी सीज बोल सकते हैं उसको, सील एल नहीं बोलेंगे, सीज बोल सकते हैं। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया। डिसीज़ क्या है, बीमा बाजार में अत्यधिक महत्व वाली जो होती है बड़े आकार की, सबसे बड़े आकार की, घरेलू और वैश्विक रूप से बीमा व्यवसाय से काफ़ी गहनता से जुड़ी हुई बीमा कंपनियां हैं। मतलब ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी महत्व की हैं, काफ़ी बड़े आकार की हैं और घरेलू इंश्योरेंस से जुड़ी हैं, और इनका संकट में आ जाना या विफल होती हैं तो देश की जो फाइनेंशियल पूरी जो सिस्टम है ना, वित्तीय प्रणाली, उस पर गंभीर अव्यवस्था बन सकता है। तो ऐसे में डिसीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये इतने महत्वपूर्ण है कि इन्हें विफल होने नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो एडा ने 2023-24 के लिए डिसीज़ की जो सूची जारी की है, जिसमें बताया गया है कि LIC, ठीक, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको प्रमुख डिसीज़ के रूप में नामित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना इस चीज़ को और गलती मत करना। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण। हाल ही में RBI ने जनवरी 2023 के द्विमासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। क्या जारी किया, किसने जारी किया, RBI ने जारी किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसने जारी किया, क्या जारी किया, द्विमासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, एक आर्थिक संकेतक है, ये इकोनॉमी इंडिकेटर है ये, जो क्या करता है, अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति के बारे में, व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में, उपभोक्ताओं द्वारा जो भी महसूस किए जाने वाले आशावाद और निराशावाद, ठीक है, निराशावाद दोनों के बारे में ये बातें यहाँ पे उसके स्तर का लेवल क्या है उसको नापता है। यानी कि जो भी हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, पर्सनली जो है वित्तीय स्थिति क्या है, तो उपभोक्ता क्या महसूस कर रहे हैं, उनको ये मापता है। ये अर्थव्यवस्था के सेहत के रूप में काम करता है। RBI द्वारा इसको जो बनाया गया, इसको 2 सूचकांक के जरिए मापा जाता है। पहला है वर्तमान स्थिति सूचकांक, एक होता है भविष्य की अपेक्षाओं का सूचकांक। 2 सूचकांक इसके लिए होते हैं। तो पहला सूचकांक क्या होता है कि इसमें कि जो वर्तमान स्थिति यानी कि 1 साल पहले की तुलना में वर्तमान में आर्थिक, रोजगार और मूल्य स्थिति के बारे में क्या उपभोक्ताओं की भावनाएं हैं, और 1 वर्ष आगे की आर्थिक, रोजगार और मूल्य की स्थिति में क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसी पे जो है ये बातें होती हैं। इनका इस्तेमाल क्या होता है कि जो प्रमुख जो उद्योग होंगे, उद्योग जगत होगा, वो अपनी निर्णय लेने के लिए, अपने उत्पादों को लॉन्च करने के लिए, रणनीतियों में बदलाव करने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब सबसे बड़ी बात है ना कि अब जो ये क्या होता है ना कि जो आप देख रहे होगे CCS, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या हो सकता है, तो इसका रोल यही हो सकता है ना कि इसके माध्यम से अगर हम चाहें तो अर्थव्यवस्था में जो विश्वास की स्थिति है, कंज्यूमर्स में क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या बदलाव चाहते हैं, और उद्योग जगत की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसके बारे में ये सभी चीज़ें क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं इससे मालूम चल जाती हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था के एक संकेतक के रूप में कार्य करता है कि हम कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें सोच रहे हैं। तो इस सर्वेक्षण में ये बात नज़र में आई है कि वर्तमान अवधि के साथ साथ आने वाले वर्ष के लिए उपभोक्ता के विश्वास में सुधार हुआ है,
और ये सुधार की राह पर बढ़ रहा है। कौन सा? वर्तमान स्थिति सूचकांक और भविष्य की अपेक्षाओं का सूचकांक भी जो है वो अपने 2 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये चीज़ें। तो निष्कर्ष को आप छोड़ दो, निष्कर्ष में आपको बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आते हैं सेटलमेंट साइकिल के बारे में बात करते हैं। सेटलमेंट साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेबी ने स्टॉक मार्केट में T+0 रोलिंग सेटलमेंट का बीटा संस्करण पेश किया। यह मौजूदा T+1 सेटलमेंट चक्र के अतिरिक्त विकल्प के तौर पे है। मैं आपको पढ़ाया हूँ इसको, याद करो। जब मैं आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, शेयर मार्केट में, ठीक है, या फिर मतलब जो भी मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग मतलब शेयरों की जो खरीद बिक्री होगी, तो वो उसका सेटलमेंट जो होता है ना, मान लो आज खरीद बिक्री हुई, तुरंत नहीं होता है जो उसका टोटल सेटलमेंट होगा। इसका सेटलमेंट होने में जो पहले पारंपरिक तौर पे बातें होती थी वो होती थी कि बातें मतलब पारंपरिक तौर पे T+2 यानी जिस दिन ट्रेडिंग हुई उसके 2 वर्किंग डेज के बाद तक होती थी। ठीक है, T+2 2 दिन का समय लगता था। T+2 उसको बोलते थे T+2 सेटलमेंट साइकिल। फिर बाद में जनवरी 2023 में T+1 कर दिया सेबी ने। जनवरी में T+2 को T+1 यानी कि जो ट्रेडिंग हुआ उसके एक दिन, जो 1 वर्किंग डेज के बाद जो है या उसके आसपास जो है उसमें सेटलमेंट साइकिल उसका पूरा होता था। अब उसी चीज़ को जो है ना T+0 कर दिया गया है, यानी कि जिस दिन आप ट्रेडिंग होगी उसी दिन जो है उसका सेटलमेंट उसी डे की लास्ट तक, मतलब उसको वर्किंग डे कंप्लीट होने के बाद उस दिन आपने ट्रेडिंग किया है, सेटलमेंट साइकिल को पूरा कर लिया जाएगा। T+0 सेटलमेंट यही है। ठीक, तो सेटलमेंट जो साइकिल होती है वो अवधि होती है जिसके भीतर खरीदार और विक्रेता ट्रेड जब पूरा होगा तो शेयर को, प्रतिभूतियों के या फंड को एक दूसरे को डिलीवर करते हैं, सौंप देते हैं या लेन देन संबंधी कार्य को निपटाते हैं। तो अगर वही बात यहाँ पे की गई है कि ट्रेडिशनली क्या था कि भारतीय एक्सचेंज जो था वो T+2 सेटलमेंट का पालन करते हैं। मतलब ट्रेड जिस दिन हुआ उसके 2 जो व्यावसायिक दिन होंगे, वर्किंग डेज होंगे, उसमें ट्रेड का सेटलमेंट किया जाएगा उस। ठीक है, तो अब जनवरी में इसको T+1 में बदल दिया गया था 2023 में। अब T+0 जो है एक ऐसी प्रणाली बनाई गई जिस दिन ट्रेड का सेटलमेंट बाजार बंद होगा उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अब इस सेटलमेंट के चक्र की अवधि को कम करने का कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता है। यूपीपीसीएस से तो इतना नहीं जाएगा पर यूपीएससी बना सकता है। तो अगर हम देखो तो क्रमागत विकास हुआ किस चीज़ का, कुछ वर्षों में, कुछ सालों में जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरी, ये इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में, इनकी स्ट्रक्चर में, इनकी कैपेसिटी में क्या हुआ है कि डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। अब ये चलते जो ट्रेड क्लियरिंग है और सेटलमेंट है, इसकी जो समय सीमा है उसको कम करने का ये अवसर इन लोगों को मिला है और ये कर सकते हैं। वैश्विक लीडर बनना, ताकि सुनिश्चित कर सकें कि भारत का जो बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर है विश्व की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का अनुसरण कर रही है, तो इसलिए भी ये जरूरी है। और दक्षता और लागत में भी इससे जो है वो सुधार आएगा। तो सेटलमेंट जो चक्र है उसकी अवधि को कम करने का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है ना, तरलता प्रबंधन, उसको क्या करेगा, ये फिर से जो है मजबूत करेगा, बेहतर बनाएगा। जैसे कि निवेशक क्या करेंगे, सेटलमेंट चक्र की अवधि का प्रतीक्षा किए बिना क्या करेंगे, जो इनकम होगा उसको निवेश कर सकते हैं या नए अवसरों की जो है पूंजी लगाने की सुविधा देता है, या फिर जो है वो अपना प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अवसरों में वृद्धि होगी। निवेशक जो होंगे बाजार की जो घटनाक्रम होगी उसके आधार पर तुरंत उसको रिएक्ट कर सकते हैं, ट्रेड को तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने रियल टाइम में जो है जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है उसको उसी के अनुसार जो है अनुकूलित करके उसको बना सकते हैं। सेटलमेंट के जो जोखिम होंगे उसमें भी कमी आएगी। T+0 सेटलमेंट क्या हुआ कि जो उसके लिए अतिरिक्त दिन की जो आवश्यकता होती है ना सेटलमेंट के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो रियल टाइम में जो सेटलमेंट होता है उसमें जोखिम होता है, या फिर मतलब जो भी दिक्कतें आती हैं, जब मान लो कि अगर कोई ट्रेडिंग हुई और उसके 2 दिन बाद तक जो है उसका सेटलमेंट होगा, उसके बीच में बाजार तो हर पल बदलता रहता है, जोखिम हर पल आते जाएंगे या फिर उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो उस सारी जो चीज़ों से ना, दिक्कतों से यहाँ मुक्ति मिल जाएगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जो यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि T+0 सेटलमेंट से जो FPI होते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो FPI क्या होते हैं, तो इस सब चीज़ों पे क्या है कि FPI जो होते हैं ना, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो होंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये क्या करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा जो इकोसिस्टम है मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, वो मजबूत होगा T+0 सेटलमेंट लाने से। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है कि फाइनेंसिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में विकास के लिए वित्त पोषक पर अंतर एजेंसी टास्क फोर्स द्वारा सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की गई। तो बात आती है कि विकास के लिए जो फाइनेंस है, वित्त पोषण है, उस पर अंतर एजेंसी टास्क फोर्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है कि इसमें 60 से अधिक जो यूएन की एजेंसियां हैं, यूएन प्रोग्राम, कार्यालय और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और अन्य जो है संस्थान इसमें शामिल होते हैं। और जो यूएन का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग है, इसका एक कन्वीनर के रूप में काम करता है, समन्वयक के रूप में काम करता है, जो सभी एजेंसियों में समन्वय बनाता है। और इस टास्क फोर्स का जो आपका संचालन है यूएन महासचिव द्वारा अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा का जो 7 कार्य हैं उसी के फॉलोअप कार्रवाई हेतु किया जाता है। ठीक है, इसी के लिए किया गया था। तो अब इसी के द्वारा जो है विकास के लिए वित्त पोषण और अंतर एजेंसी पर जो टास्क फोर्स है, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस जो वित्त पोषण रिपोर्ट 2024 को जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एसडीजी की जो दिशा है उसमें प्रगति हुई है। प्रगति की बात की जा रही है, प्रगति हुई है मतलब उसमें बात की जा रही है प्रगति पे, कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसके तहत एजेंडा 2030 की बात होती है ना, 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। तो देशों ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। देश 17 एसडीजीज के तहत जो है निर्धारित 169 जो टारगेट हैं उसमें से लगभग आधे लक्ष्यों के लिए जो आवश्यक मार्ग है, यानी जितना हमें काम करना चाहिए कि इन लक्ष्यों का प्राप्त हो सके, 17 एसडीजी में से 169 जो टारगेट्स हैं उसमें से आधे से अधिक लक्ष्यों के लिए क्या है कि आवश्यक जो मार्ग है ना उससे वो भटक रहे हैं। अब यहाँ पे बातें यहाँ पे ये भी की गई हैं कि जो रिपोर्ट का अनुमान है कि जो एसडीजी है ना उसको पूरा करने के लिए जो भी इसेंशियल फंड है, इन्वेस्टमेंट है, हर साल उसमें क्या हुआ है कि 2.5 से 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी हुई है। वित्त का विभाजन हुआ, जैसे जो विकासशील देश है, देशों को दीर्घकालीन और आकस्मिक वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए काफ़ी कठोर शर्तें हैं। जो फाइनेंशियल गैप है ना वो दर्शा रहा है कि जो मध्यम आय वाले हैं, मिडिल इनकम वाले जो कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे अधिक है। ठीक है, और एसडीजी हेतु जो है सक्षमकारी माहौल में कमी हुई है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, ब्राउन गतिविधियों में सार्वजनिक सब्सिडी, निजी निवेश अभी भी बहुत अधिक है। बहुत सारी चीज़ें क्या हैं कि जो एसडीजी के लिए जो माहौल बनाता है ना, जैसे कि इसमें पहला क्या होगा, वित्त की उपलब्धता, दूसरा क्या होगा, प्रभावी रणनीतियाँ, सक्षम सहयोग, ठीक है, और उचित क्रियान्वयन, ये सभी चीज़ों का यहाँ पे अभाव पाया गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ों का यहाँ पे अभाव पाया गया है। अब बात आती है कि सतत विकास के लिए जो कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें, तो कार्यक्षेत्रों पर ध्यान देंगे। इसमें पहले बात करती है सतत विकास के वित्त के बारे में, वित्त पोषण के बारे में। तो सतत विकास के वित्त पोषण के बारे में बात की जाए तो सतत विकास के लिए वित्त पोषण पे जो समझौते हैं और जो प्रतिबद्धताएं उसके पालन का समर्थन केंद्रित करने के लिए केंद्रित है। जैसे कि 2002 में मॉन्ट्री मैक्सिको में हुआ, फिर 2008 में दोहा कतर में हुआ, 2015 में अदीस अबाबा इथोपिया में हुआ। तो जो अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फाइनेंस के लिए एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क देता है। ध्यान देना इसको, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नया वैश्विक फ्रेमवर्क देता है। किस चीज़ के, फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फाइनेंस के लिए, वित्त पोषण के लिए। ठीक है, ये जो सभी वित्त पोषण होंगे वो उसकी प्रवाहों को, नीतियों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाते हैं, और ताकि यह सुनिश्चित करते हैं कि जो वित्त पोषण है उसकी स्थिति क्या, प्रकृति क्या हो, स्थिर हो और संधारणीय हो। तो इसने 7 कार्यों की पहचान की है, 7 कार्य क्षेत्रों की सतत विकास के फाइनेंस के लिए। कौन कौन 7 कार्य हैं, तो घरेलू सार्वजनिक संसाधन हो, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय निजी व्यवसाय और वित्त, अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहयोग, विकास के एक इंजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संधारणीय ऋण, व्यवस्थागत कमियों का समाधान करना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण, ये सभी की बात यहाँ पे की गई है। तो अब बात आती है कि इस टास्क फोर्स को कौन कौन से कार्य सौंपे गए। तो अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा की प्रगति के बारे में, विकास के बारे में, वित्त के पोषण की आउटकम्स के बारे में, और 2030 के सतत विकास एजेंडा के क्रियान्वयन के बारे में सालाना रिपोर्ट देना है। कितना प्रगति हुआ, कितना जो एग्जीक्यूशन में गैप आ रहा है, जो सुधार के लिए कौन कौन सी कार्रवाई करनी है, सिफारिशें करनी है, इस पर अंतर सरकारी फॉलोअप प्रक्रिया के लिए सलाह देता है ये। और 2015 में देखा जाए तो इथोपिया के अदीस अबाबा में जो आयोजित हुआ था विकास के लिए वित्त पोषण पर 3रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें अदीस अबाबा एक्शन प्लान एजेंडा को अपनाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा बात की जाती है ना, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है
वित्त पोषण यानी कि फाइनेंस, पैसा नहीं है। गरीब देशों के पास, मध्यम आय के देशों के पास जो है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्री जो है, उनके पास पैसा ही नहीं है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो अपने उचित कार्यान्वयन एजेंडा को वो कार्यान्वित कर सकें। तो सबसे बड़ी चुनौती वित्त पोषण से है। तो सतत विकास के लिए वित्त पोषण में चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो वो चीज़ें हैं जैसे कि प्रणालीगत जोखिम बार बार आ रहा है, जैसे कोविड-19 महामारी आया, आपदा आ रहा है, बार बार जो है भीषण आपदाएं आ रही हैं, जलवायु संकट हो रहा है। तो जो पब्लिक और निजी सेक्टर का जो बैलेंस शीट है उसको ख़राब कर रही है। इसमें बताया गया कि 2020 और 2023 के बीच में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष जो है $173 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। अब चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल है। कई बार क्या है कि जो शिथिल वैश्विक अर्थव्यवस्था, उसके कारण क्या है कि आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं भी कम हो गई हैं। संप्रभु ऋण का अधिक बोझ है। कई सारे देश क्या है कि ऋण संकट के हाई जो जोखिम है उसका सामना कर रहे हैं। अल्प विकसित जो है देश है, उनके लिए अगर देखा जाए तो कुल जो मीडियन डेट सर्विस बर्डन है, यानी कि टोटल जितना उनका लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट वगैरह सब चुकाना है, उनके राजस्व का 3.1% के बराबर है, जो बढ़ करके 12% हो चुका है। ठीक है। कुल वैश्विक आबादी का 40% हिस्सा उस देशों में निवास करे जहाँ की सरकारें शिक्षा स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक खर्च करती है। हमारे देश में भी बजट का बड़ा हिस्सा क्या है, ब्याज भुगतान में चला जाता है। आप जानते होंगे, बजट का पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये चीज़ें हैं। और बढ़ते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जैसे कि भू राजनीतिक तनाव जो है देशों के बीच में, हिंसा है, संघर्ष है, युद्ध है, इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत क्या है कि माहौल अब एक तरह से उल्टा हो चुका है, जिसमें अगर हम बात करें ना कि हम सतत विकास की बात करें, वो चीज़ें वहाँ फिट बैठ नहीं रही हैं। हो क्या रहा है कि वैश्विक जो व्यापार प्रणाली है उसमें व्यापक अलगाव का खतरा पैदा हो चुका है। इससे क्या होगा, जो टोटल जीडीपी उसका 7% तक का नुकसान हो सकता है। अगर हम देखें तो सतत विकास के फाइनेंस की कमी को समाप्त करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं, तो हमें सक्षमकारी वातावरण को निर्माण करने की आवश्यकता है, ताकि निजी निवेश को हम प्रोत्साहित कर सकें, उसका अनुकूल माहौल बना सकें और प्रोत्साहन दे सकें। सार्वजनिक विकास बैंकों को मजबूत करना है, ताकि दीर्घकालीन फाइनेंस जो है वो उसका मतलब उस पर बल दे सकें, वो भी प्रदान कर सकें, और सामाजिक पर्यावरण और सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संधारणता पर बल दे सकें। एकीकृत वित्त पोषण दृष्टिकोण को अपनाना है, ताकि क्या है कि हम जो वित्त पोषण की जो नीतियाँ होती हैं ना, उसको क्या है कि उसको अगर एकीकृत तरीके से अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं सतत विकास की जो फाइनेंस की समस्या जो आ रही है उसके लिए उस सभी चीज़ों पे हम दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। 80 से अधिक जो देश हैं अभी भी अब जो है राष्ट्रीय वित्त पोषण की रणनीतियों को विकसित करने के लिए योजनाओं और फाइनेंसों को लिए जो है इंटीग्रेटेड नेशनल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का उपयोग कर रहे हैं। इसकी अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की गई थी, तो वो अदीस अबाबा में ही प्रस्तुत की गई थी एजेंडा में। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करना है, यानी कि जो सतत व्यापार है, निवेश है, सतत विकास, उसके बीच में सामंजस्य के लिए इन सुधारों की आवश्यकता है। WTO के नियमों को जो है सुधार करना है, विवाद निपटान पर ध्यान केंद्रित करना है, और वैश्विक आर्थिक जो परिवर्तन है उसको हमें उनके जो नियमों को अपडेट करना, और उन जो संधि होगी निवेश संधि उसको भी अपडेट करके हम जो है क्या कर सकते हैं कि सतत विकास के फाइनेंस की जो कमी है ना उसको हम आवश्यक कार्रवाइयों के माध्यम से उसे हम दूर कर सकते हैं। तो इन सभी बातों की बात हो रही थी। ये जो पूरा टॉपिक था वो क्या था, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से वित्त पोषण है, उस पर रिपोर्ट आई थी। तो ये बातें यहाँ पे की गई थी, इसको आप देख सकते हैं। और अदीस अबाबा जो है एक्शन एजेंडा, इसको ध्यान देना है। ये सतत विकास से फाइनेंस के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क था, किस प्रकार से इस जो है ये फ्रेमवर्क जो है सतत विकास की फाइनेंसिंग करेगा। ठीक है। तो इस तरह से इस आर्टिकल में हम लोगों ने देखा 4-5 आर्टिकल में कि किस प्रकार जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आपका सतत विकास पे जो वित्त पोषण पे रिपोर्ट थी, या फिर सेटलमेंट साइकिल हो गया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हो गया, इरिडा के बारे में हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ा, चुनौतियों को पढ़ा। तो इस क्लास में उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्लास में आपका इकोनॉमिक ख़त्म हो जाएगा, बस उसके बाद न्यूज शॉर्ट्स बचा रहेगा, उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। और मई मंथ की मैगज़ीन अभी आई नहीं है, उम्मीद है कि वो 1 या 2 जुलाई तक आ जाएगी। तो मई मंथ की मैगज़ीन और ये जो अप्रैल मंथ की मैगज़ीन है वो दोनों साथ साथ चलेंगी। इस अप्रैल मंथ में बस बचा है मुझे इन्वायरमेंट पढ़ाना है और साइंस एंड टेक पढ़ाना है, 2 टॉपिक पढ़ाने हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे 4-5 दिन में। और मई मंथ की मैगज़ीन भी हम लोग पैरेलल लेकर के शाम को उसको चलेंगे और उसको एकदम रेगुलर तरीके से पढ़ाएंगे। BPSC जिनको देना है उनको तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विजन की मैगज़ीन पढ़ना, और कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम से ख़त्म हो जाएगी, जो भी मैगज़ीन आएंगी सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन ना लेना। धन्यवाद।